नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को दशहरा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए समाचार की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य अपने जीवन का हीरो स्वयं होता है। सुविचार के बाद नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। एक नजर शहर व ग्रामीण के समाचारों पर। त्योहारों में फूलों का अपना ही महत्व होता है। धार्मिक कार्य हो या सजावट, फूलों का महत्व अलग ही है। आज दशहरा के दिन बाजार में बिकने आए फूलों के भाव आसमान छूते हुए दिखाई दिए। गेंदों के फूल प्रति किलो 200 रुपये से 400 रुपये बोले गए। आवक भी कम ही रही। पिछले साल 20 रुपये तक गेंदों के फूलों का होने पर भी आखिरी समय माल न बिकने से फेंकने पड़े थे। इस बार कोरोना महामारी के चलते फूलों पर भी खासा असर दिखाई पड़ा है। आज हम फूल ढूंढने निकले अमरावती शहर में, लेकिन कहीं पर भी फूलों की दुकान ज्यादा नहीं दिखे। हर बार जो यहाँ से इतवारा बाजार से लेकर कॉटन मार्केट से लेकर राजापेट तक और जयसम से लेकर जवाहर गेट तक, शक्कर साथ तक फूलों की दुकान लगी रहती, ठीक लगी रहती थी। लेकिन आज बहुत कम फूल बाजार में, और फूलों का भाव 300 से 400 रुपए किलो तक है। गेंदों का फूल जो पिछले साल 20 रुपए किलो में बेचना पड़ा और आखिरी में नहीं बिका तो कई लोगों ने फेंक के गए। कारण पूछने पर पता चला कि बरसात के कारण पूरी फूलों की फसल भी खराब हो गई। बहुत कम फूल बाजार में होने के कारण मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो भाव निश्चित रूप से बढ़ना है इस बार। हालांकि हमें लगता है कि दूर दूर से किसानों को इसका फायदा हुआ होगा, लेकिन कहीं पे किसानों को इसका फायदा नहीं दिखता, क्योंकि किसानों की फसल ही बर्बाद हो गई तो उनको फायदा होने का सवाल नहीं होता। पूरे अमरावती शहर में मात्र छुटपुट दुकानें बची है जहाँ 250-300 रुपये फूल बेचा जा रहा है। ₹150 का, 150 का। सांगा काका, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी काय भाव आहे फुलाचे हाराचे? मागच्या वर्षी झेंडूचे फुलं 100 रुपये किलो होते, यावर्षी 200, 250, 300 रुपये किलो फुलाची रेट आहे। बाहेर गावचा जो माल येत असते तो फार कमी आला नाहीच्या बरोबर, त्या कारणानं फुलाचे रेट एकदम आसमानावर चढले आणि हाराचे रेट 4 पट महाग झाले। मागच्या वर्षीपेक्षा 4 पट जास्त महाग झाले हाराचे। काही ठिकाणी 400 रुपये किलो फुल झेंडूचे फुलं चालू आहे, काय सांगाल तुम्ही याच्यावर? मला शॉर्टेज पाण्यामुळं मालाचा म्हणजे असा की जे फुलं जे आहे ना, मालाचा आणि ते पाण्याचा फरक जे आहे ना, नाही का, माल कमी आहे। कास्तकाराचं कसं खूप सारं नुकसान झालेलं आहे त्या कारणामध्ये। आणि पाण्याच्या माहिती का, फुलं बाहेरगावचे पण नाही आले। आणि दुसरं म्हणजे असं की जे बाहेरगावच्या गाड्या आपल्या अमरावतीमध्ये येते त्याच्या आपल्या अमरावतीमध्ये आलेले नाही, पण जे आता इथला जो माल आहे त्या मालाच्या हिशोबावर आपलं अमरावती चाललेलं आहे। कसं आहे, आपला अंबानगरीमध्ये फुलाचा जास्त लागते, पण थोडंसं फुलाचा जे आहे ते थोडं मार्केट थोडं जास्त वाढलेलं आहे यावर्षी। काय म्हणते यावर्षी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी काय मागणी कमी आहे की जास्त आहे? यावर्षी तसं लॉकडाऊनच्या हिशोबाने जर पकडलं तर
कमी आहे, बट माहिती का अशी गोष्ट आहे की जे लोकांनी कास्तकारांची फुलं लावली होती 50% लोकांनी फुलं लावली आहे कास्तकारांची. त्याच्या कारणाने काय भावाची संख्या जास्त वाढलेली आहे आणि लोक असे आहे सिटीमध्ये जास्त करून फुलं यूज करते, ग्रामीणमध्ये कमी यूज करते पण सिटीमध्ये जास्त यूज करते. यावेळेस असं झालं आहे की माल कमी आला म्हणून भाव वाढवले. तसं कास्तकार जास्त करून नुकसान झालेलं आहे. सोयाबीन किंवा हे अदरवाईज जे आहे सोयाबीन, तूर आणि जे कापूस आहे. दरवर्षी तुम्ही किती माल आणता, यावर्षी काय खप आहे? हां, यावर्षी झालं का दरवर्षी माझा जो आहे मी कास्तकार आहे त्यांच्याकडे माझा माल राहते. ह्या वर्षी माझा माल माहिती का मी दरवर्षी 4 ते 5 क्विंटल माल म्हणजे दसऱ्याला राहते माझा. पण ह्या वर्षी माझा 1 क्विंटल किंवा 1.5 क्विंटलचा माझा तोडा, कारण की ते फुलाचा आणि पाण्याच्या हिशोबानं जे पाणी ह्यावेळेस जास्त आलेलं आहे या कारणाने माल कमी आलेला आहे. यावर्षी झेंडूच्या फुलांचे भाव एकदम गगनाला भिडलेले, काय सांगाल तुम्ही? काय करणार, तर माल येऊन नाही राहिला बा मार्केटात. जसा म्हटलं तसा माल येऊन नाही राहिला, पाण्याच्यानं खराब झालेला आहे नाही. म्हणून यांनी भाव वाढवले. बाकी काय आहे, माझी शेती आहे फुलाची. आपण स्वतः शेतकरी असून प्लॅस्टिकचे हार घेऊन जात आहे, काय सांगा ना त्याच्यावर? आता काय करता, लावा लागते म्हणून घ्या लागते नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या याच्यात हे होत असेल, काय सांगा? त्यांनी हाराची किंमत लावलेली लग्नाला वेळ, उद्या ते 10 रुपयाला विकल्या जाईल. आजच्या दिवशी फक्त त्याचा मान असतो, लोक घेतात. ठीक आहे. नहीं कि ये वातावरण बहुत खराब है ये साल का. पानी का भी असर है. लागवन जो हुई भी है वो मिला नहीं है टाइम पे, इसकी वजह से प्रोडक्शन ही कम हुआ, उपज कम हुई. प्रोडक्शन भी कम है और पानी की वजह से खराब बहुत होती दिवाली पे क्या हाल रहेंगे, दशहरे पे हाल है? है. इससे भी खराब है. क्या भाव मानते दिवाली पे जाएंगे? दिवाली पे 200 रुपये, 150 से 200 रुपये. अभी तो 200 रुपये बिक रहे हैं. अभी भी 200 रुपये दिखे. दिवाली पे माल और आ जाएगा. आ जाएगा मगर कुछ महंगा रहेगा. माल आएगा मगर महंगा बहुत रहेगा. पिछले साल तो फूल फेंकने में गया. अब वो दूसरे से सालमान रहता है, एक आधे साल ऐसा रहता है, एक आधे साल ऐसा रहता है. 2-4-5 साल के बाद में ऐसा एक चांस आ गया ये साल, नहीं तो कभी नहीं आता. एक कैरी बैग 10-10 रुपये में बेचना पड़ता. ऐसे भी दशहरे गए और दिवाली गई, मगर ये साल ऐसा नहीं हुआ. धंधे ठीक है फूल के. ठीक ठाक है. कोरोना का असर, कोरोना का असर तो है ही, क्योंकि मंदिर खुले नहीं है. अंबाजी अपना मेन में उद्देश्य है अंबाजी का, वो खुला नहीं. इसके लिए बाहर गांव के लोग आए नहीं. बाहर गांव के लोग नहीं आते जब तक के मंदिर खुलते हैं, लोग आए रहते तो फूल के क्या हाल रहते? उनके हार के हुए. मैंने प्रोडक्शन कम रहता और रेट और ज़्यादा बढ़ते. क्यों मांग भी ज़्यादा पड़ती है. हाँ, मांग भी ज़्यादा बढ़ती है. अब कल कैसा है, नवमी थी. कल प्रताप चौक के अंदर में यहाँ अष्टमी और नवमी को पैर रखने को जगह नहीं रहती. जवाहर गेट से लेके तो सरापा तक के. मगर ऐसी पोजीशन ये साल नहीं हुई, खाली था. खाली था. अंबाजी में भी वही पोजीशन रही ये साल. बंदी था. फुलाचे भाव वाढल्यामुळं प्लॅस्टिकच्या हारांकडे ग्राहकांचा ओढ वाढलाय काय? झाला थोडासा की बा प्लास्टिकची हारं लावून घेऊ, काही हरकत नाही आहे. आणि आता दिवसेंदिवस तसं होणारच आहे. जमाना प्लास्टिक सब डिजिटल में जाएगा. हाँ, डिजिटल जमाना रहना है. आओ. कोरोना महामारी के चलते अब तक स्कूल नहीं खुले हैं. विद्यार्थियों के भरोसे जीवन यापन करने वाले स्कूल बस चालक के परिवार पर संकट आ चुका है. पर्याय व्यवस्था के लिए लगातार प्रशासन व शासन से संपर्क करके भी किसी प्रकार का जवाब न मिलने से महाराष्ट्र राज्य चालक मालक विद्यार्थी वाहतूक संस्था के अध्यक्ष सह सदस्य अपनी मांगों को लेकर अन्न जल त्याग कर आंदोलन पर 7 दिन से बैठे हैं. रविवार को अचानक अध्यक्ष अतुल खोंड की तबीयत बिगड़ गई. आंदोलन पर बैठे सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि कल तक मांगे पूरी नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदहन करेंगे. भव्य वादळ महाराष्ट्र राज्य चालक मालक विद्यार्थी वाहतूक संघटना एक सभासद आहे दीपक रोंगे. आज माननीय श्री अतुलभाऊ खोंड महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष 7 दिवसापासून उपोषणाला बसले आहे. तरी शासनाने कोणत्याच प्रकारची दखल घेतली नसून शासनाला एक गोष्ट सांगू इच्छित आहे
आमच्या जर उद्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रत्येक सभासदांनी तसेच अमरावती शहरातील असलेले सभासद हे आत्मदहन करतील. कलेक्टर साहेबाच्या ऑफिससमोर आम्ही त्यांना शासनाला कळवू इच्छितो आहे की त्यांनी आमच्या लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण कराव्या. तसेच आज डॉक्टर साहेब या ठिकाणी येऊन आज त्यांचा BP हा 40 ते 90 झालेला आहे आणि डॉक्टरांनी यांना ॲडमिट करायला सुद्धा सांगितलेलं आहे. आणि आम्हाला शासनाला विनंती करायची आहे की त्यांनी या गोष्टीची लवकरात लवकर दखल घेऊन आमचे अतुलभाऊ कोण यांचे अन्न जल त्याग उपोषण हे सोडण्यात यावे ही विनंती. आज आपल्यासोबत आहे राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू. दसऱ्याच्या दिवशी विजयादशमीचा जो उत्सव असते वाघामाता मैदानावर दसरा मैदान आहे तिथून बच्चूभाऊ सर्वांना संबोधित करतात. परंतु यावर्षी कोरोना अभावी हे सर्व कार्यक्रम रद्द झालेले आहे. या दसऱ्यावर येणाऱ्या काळामध्ये कोणकोणते विकास कार्य या मतदारसंघात होणार आहेत आणि अजून काय प्लॅनिंग त्यांनी केलेलं आहे की विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षण मंत्री सुद्धा आहेत की काय त्यांचे प्लॅनिंग आहेत आणि भविष्यामध्ये काय योजना आहेत आपण जाणून घेऊ. नाही, खरं तर विजयादशमीच्या आणि दसऱ्याच्या त्याच्यात धर्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या सुद्धा सर्वांना शुभेच्छा देतो. आपण पाहतोय का कोरोनामुळे हे वर्ष सगळं आम्ही मंत्री झालो आणि कोरोनाची लहर चालली आहे. गेले 8 ते 9 महिने जर आपण विचार केला तर या सगळ्याच घटकावर याचा परिणाम पडला. अर्थातच सरकारच्या बजेटवर परिणाम पडला. म्हणून आता सरकारचं बजेट जर एका DPDCला जर आपण पाहिलं तर 200 कोटी रुपये एका जिल्ह्याला विकासासाठी आहे. आता यामध्ये फक्त आपल्याला 15 कोटी रुपये आलेले आहेत. त्याच्यातही 30% निधी हा आपण कोरोनासाठी राखीव ठेवावा लागतो आणि मग अशा बिकट अवस्थेमध्ये आपण या सगळ्या सोडून जात आहोत. तरी आपण समोर एक चांगलं प्लॅनिंग करतोय उद्योगाच्या संदर्भात. माझा असा विचार आहे किमान या मतदारसंघातले लोक आमचं मेळघाट असेल आम्ही असेल 2 ते 3 हजार लोकांना रोजगार कसा उपलब्ध करून देत आहे. एकतर घरापर्यंत उद्योग आहे त्यांना रोजगार घरी त्यांना उद्योग कसा देता येईल किंवा एका ठिकाणी मोठा उद्योग निर्माण करू मग तशा पद्धतीनं एखादा उद्योग कसा निर्माण करता येईल त्याचा आमचा प्लॅनिंग या सगळ्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये आपलं झालेलं आहे. त्याची टीम आपली तयार झालेली आहे. किमान आत्ता आपण 100 प्रकरणाला मंजुरात सुद्धा दिलेली आहे. आपण या सगळ्या 3 ते 4 वर्षामध्ये 2000 पर्यंत कसे उद्योग रोजगार मिळेल याचा प्रयत्न करू. शिक्षणामध्ये सुद्धा राष्ट्राचं राज्याचं देशाचं एक वेगळं धोरण येत आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा नवीन धोरणामध्ये आमच्या शाळा शिक्षण हे सर्वांना समान कसं भेटेल आणि मजबूत कसं भेटेल याचा आमचा प्रयत्न राहील. आम्ही राज्यमंत्री असल्यामुळं थोड्या मर्यादा येतं परंतु त्या मर्यादा तोडण्याचा प्रयत्न निश्चित आपण करू. जलसंपदामध्ये काही विषय आपले आहे आम्ही त्यातून 4000 हेक्टर सिंचनाखाली नव्यानं आणण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहे आणि काही संरक्षण भिंतीच्या माध्यमातून 50 ते 60 कोटी रुपये आणून अधिक काही मोठ्या मोठ्या गावाला पूर संरक्षण जसं पथोड असेल शिरसगाव कसबा असेल यामध्ये आपण संरक्षण भिंत निर्माण करून कायमचे प्रश्न मिटवण्याचा आपण प्रयत्न करू. सामान्य रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय नेमकं मंजूर मागच्या काळात झालं मागच्या सरकारमध्ये. आता त्याला निधी यावरनं उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता पण कोरोना आडवा आलेला आहे. निश्चितच पुढच्या बजेटमध्ये त्याला निधी उपलब्ध करून तोही काम आपण करू. शहराचा आपण अचलपूरचा घोषणा झाली होती विकास आराखड्यामध्ये अचलपूरचं नाव अजितदादांनी आपल्या भाषणामध्ये घेतलं होतं पण आता नेमकं त्याला सुद्धा या सगळ्या निधीला सगळं थांबलेलं आहे. 2-3 दिवस अगोदरच राजकुमारजी भैया यांनी आम्ही एक बैठक घेतली. काही राज्यस्तरावर रस्त्याच्या परवानग्या होत्या त्यासुद्धा त्यांनी पूर्ण केल्या. त्यांनी पुढाकार घेतला. आता 2 मतदारसंघ म्हणून एक चांगला प्लॅन आहे. भारतीय जनता पार्टी मंदिर उघडा वारंवार यावर आपल्या काय झालंय का मंदिर मस्जिद आणि काय म्हणतात बुद्धविहार याच्या पलीकडे सुद्धा या देशात काही आहे हे भारतीय जनता पार्टीला असं आणि सगळं राजकारण मंदिरापाशी न्यायचं मंदिरावरून उभं करायचं तिथंच ते थांबवायचं. मंदिरावर झेंडा फडकवायचा आणि मस्जिदीवरून पुन्हा तो तिथून आवाज करायचा आणि त्याच्यातून राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न मला वाटतं या देशासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. या देशाची गरज का आहे? या देशाला खऱ्या अर्थानं रोजगाराची गरज आहे. प्रत्येक हाताला काम भेटलं पाहिजे याची गरज आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होऊ नये म्हणून त्याला भाव चांगला भेटला पाहिजे याची गरज आहे. इथे हॉस्पिटलमध्ये अजूनही बेड कमी असतं म्हणून पेशंटला मरावं लागतं. त्या हॉस्पिटल अधिक उघडण्याची गरज आहे पण आपण मंदिर उघडण्याचा आवाज नारा देत असेल उद्या मस्जिद उघडण्याचा पण आवाज येईल. पण मला वाटतं सध्या देशातली असणारी गरज आणि आपण असणारी मागणी याची थोडंसं संशोधन होणं मला वाटतं फार गरजेचं आहे.
महत्त्वाचा प्रश्न की जे शाळा आतापर्यंत बंद आहे, शाळा उघडण्याचं भविष्यात प्लॅनिंग आहे आणि काही जे प्रायव्हेट जी शाळा आहे ते आपल्या जे आदेश आहेत त्याचे उल्लंघन सुद्धा करतात. आणि आता आपण ज्या ज्या शाळा उल्लंघन करणार त्याच्यावर कारवाई होईल. आपल्या कारवाई सुरू झालेल्या आहे. नागपूरच्या आम्ही 15 शाळा घेतल्या, 200 कोटीची रिकव्हरी आहे, 200 कोटीची. एवढे पैसे जास्त पालकांकडून घेतलेले आहे. कायद्याने सोडून जास्तीचे पैसे घेण्याचा प्रकार आणि कायदा मोडून जो काही शाळा अशा पद्धतीनं काम करत असतात त्याच्यावर फौजदारी, त्याच्या मॅनेजमेंटवर, त्या मुख्याध्यापकावर अंदर टाकण्यापर्यंत आपण काम करू. ज्या शाळा चांगल्या आहेत त्याला डोक्यावर घेण्याचं काम. एकूणच ज्या शाळा नियमांचं उल्लंघन करणार आणि सरकारच्या आदेशाचं उल्लंघन करणार त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई होणार या प्रकारचं वक्तव्य बच्चूभाऊंनी केलेलं आहे. राज्यमंत्री बच्चूभाऊ यावेळेस विजयादशमीला दसरा मैदान येथून बोलतात, परंतु आज सिटी न्यूजच्या माध्यमातून त्यांनी बोललं आणि एक शुभेच्छापर बोलणं शक्य होतं. सर्व परतवाडा, अचलपूर तसंच चांदूर आणि अमरावती आता तर पूर्ण महाराष्ट्र या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. मित्र का एक मोठं संकट जगाच्या पाठीवरून आपल्यावर गेलेलं आहे, याची काळजी आपण सगळ्यांनी याच्यातून अनेक गोष्टी नव्या शिकल्या पाहिजे, नवी आव्हानं स्वीकारली पाहिजे आणि ताकदीनं पाऊल टाकले पाहिजे. जिथं कमी पडा तिथं आमचा विचार करा. आम्ही निश्चितच तुमच्या सर्वांना शुभेच्छा. परतवाड़ा में आज बस स्टैंड के सामने डॉक्टर बंग इनके सिटी केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ समाज सेवी प्रतिष्ठित नागरिकों और नेताओं की उपस्थिति में राज्य मंत्री बच्चू कडू के हस्ते संपन्न हुआ। अचलपुर तहसील का पहला केयर डायग्नोस्टिक सेंटर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। अब तक मेलघाट अचलपुर के लोगों को सीधे अमरावती जाना पड़ता था, किंतु डॉक्टर बंग के केयर डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से आदिवासी क्षेत्र मेलघाट के लोगों को अब परतवाड़ा में ही सेवाएं उपलब्ध होंगी। परतवाड़ा बस स्टैंड के सामने विजयादशमी के पावन पर्व पर डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग इनके द्वारा केयर डायग्नोसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस केयर डायग्नोसिस के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू, मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्षा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुरेखाताई ठाकरे, IIMA के अध्यक्ष नितिन मानकर, डॉक्टर किशोर काबरा मंचासीन थे। इसी प्रकार शहर के पूर्व नगराध्यक्ष हरिशंकर जी अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र बरडिया यह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। शहर में डायग्नोसिस सेंटर में यहाँ पर मरीजों को अमरावती और नागपुर की ओर जाना पड़ता था। अब उन्हें परतवाड़ा में ही सुविधा देने का कार्य डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग व उनकी पत्नी डॉक्टर स्नेहल बंग द्वारा किया जाएगा। शहर के अंदर आज एक पकडला आहे आणि आम्ही याच्याशिवाय दुसरं काही करूही शकत नाही। नेते मंडळी, ये जिसका दमदार है उसका काम और जबरदस्त होता है। वाटते सुरेखाताईले कोरोना झाला ते नागपूरपर्यंत भरती झाल्या, खासदाराले कोरोना झाला मुंबईपर्यंत भरती झाल्या, आणि मला झाला मी कुरवाडच्या बाहेरच निघालो नाही। अपक्षात काय ताकद असते हे आपण दाखवून दिली, कहार में क्या ताकद है। आणि आता कोरोना झाल्यानंतर आपण हॉस्पिटलचं उद्घाटन करतोय। राजकुमारजी पटेल आहे, आमच्या सुरेखाताई आहे, हरिशेठजी अग्रवाल आहे, आमचे सगळे नगरसेवक, सगळ्यांचं नाव घेत नाही। खरं तर हॉस्पिटलची काय गरज असते, त्याची किती महत्त्वाची, काही लोक काहीतरी म्हणत असतात, मंदिर उघडा, मस्जिद उघडा, पुतळ्याच्या हार घालणं सुरू करा, पण गरज तर आम्ही पाहतो या देशाची हॉस्पिटल सुरू करायची आहे। जिथं अधिक जास्त हॉस्पिटल आहे, अधिक जास्त त्याच्या सुविधा आहे, तो आता खऱ्या अर्थानं मजबूतीनं समोर येणारा देश आपण असं आपण समजतोय। आणि मग या सगळ्या काळामध्ये बंग साहेबाचं हे तपासणीचं केंद्र, आपण तपासणीच म्हणावं लागेल। पहिले ते हाताच्या नाडीवरून तपासण्या होत जाय, आता डॉक्टरकडे गेलो का तो 4-5 चिठ्ठ्याच लिहून देतो, इथं जाय तिथं जाय। 4-5 देवाले दाखवून आल्याशिवाय काही त्याचं काही निदान लागत नाही। मरा माय माता माय
त्याच्यातला सिटी स्कॅन आहे, एक्सरे आहे, आता सोनोग्राफी आहे आणि सगळी आम्ही पाहतो का आधुनिक आहे आणि याची गरज आहे. आता तर आम्ही पाहतोय का हे नसलं तर आता औषध उपचारच होत नाही. आपण जर सिटी स्कॅन म्हटलं का कोरोनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट होता एक्सरे आणि सिटी स्कॅन, आणि तो किती महत्त्वाचा आहे डॉक्टर साहेब. आपण एक चांगली सेवा, खरं तर तुम्हाला मुंबई जाऊन पुण्याला जाऊन जास्त पैसे कमावता आले असते, पण अचलपूरमध्ये राहून कमी पैसे जरी आले तरी आशीर्वाद मात्र मुंबई पुण्यापेक्षा जास्त भेटतात. आणि म्हणून नाही त्या गावातलं पोरगं मोठं होतं आणि अमेरिकेला जाऊन बसतं, काय गरज त्याला. आपण मी ज्या गावात राहिलो, ज्या गावात मी मोठं झालो, तिथले सगळे दुःख संकट मी जे काही सहन केले त्या गावाचं काही देणं म्हणून तुम्ही इथे जे सुरू केलं त्याबद्दल तुमचे मानाव तेवढे आभार कमीच आहे. तुम्ही जरी डॉक्टर बंग असन तरी आरोग्यात बच्चू कडू दबंग आहे. आम्ही आतापर्यंत 1 ते 1.5 लाख लोकांना मुंबईला जाऊन वाचून आणलं असं. कधी आपण हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आम्ही पाहतोय का दसरा दिवाळी आम्ही रेल्वेमध्ये आमची गेली, विदाऊट तिकीट आपण इथून पेशंटला घेऊन जायचं, वेळ पडला तर अटक सुद्धा व्हायचं. आणि मग अशा सगळ्या सेवेमध्ये आम्ही आरोग्यामध्ये आम्ही खरं तर आज आमची जे काही राजकारणात जी काही आम्ही पाहतो का जी तरक आपण वरचढ झालेलं आहे त्याचं कारण आरोग्याची सेवा आहे. आणि मग अशा वेळेस तुमच्याकडे डॉक्टर साहेब लोक येतात का तिथं सगळं गणित फसले असते. ना मामा, ना काका, ना मावशी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना मारवाडी, ना गुजराती, काहीच नसतं. फक्त डॉक्टरचं तेवढं ऐकून समोर जायचं असतं. अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रात आपण आहे आणि मग अतिशय महत्त्वाची भूमिका आपल्याला भविष्यात बजावायची आहे. बरेचदा आपण पाहतोय का या काळामध्ये आम्ही जर विचार केला तर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आमचा काम करणारा डॉक्टर, नर्स, इतर रस्त्यावर असणारा पोलीस अतिशय इमानदारीनं. मी पहिल्यांदा कोविड पेशंट वार्डात जायचं ठरवलं का मी पालकमंत्री म्हणून जेव्हा अकोल्याला गेलो तेव्हा मी आता कोविडचा वाट पाहून येतो बा. सतीश भैयाचा फोन आला जाऊ नका, घरून फोन आला जाऊ नका, जिथं आम्हाला भीती वाटतं. आणि अशा वेळेस डॉक्टर काम करत होते. आणि म्हणून आता या सगळ्या 7 ते 8 महिन्याच्या पार्श्वभूमीनंतर आज आम्ही पहिल्यांदा मला तर वाटतं सगळेजण त्यांचं एकदा टाळ्या वाजून आपण त्यांना खरं तर स्वागत केलं पाहिजे. आपण त्याच्या बाहेर निघत आहोत. दशहरे के इस पावन पर्व पर आज आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध होने जा रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया? आज दसरे की सबको शुभकामनाएं और ये इतना अच्छा अवसर है कि पैसा अपने पास होना लक्ष्मी से भी ज़्यादा अभी आरोग्य हेल्थ इम्पोर्टेंट है. और मराठवाड़ा शहर में जैसे मेलघाट के पूरा एरिया लगा हुआ है और पूरे गांव खेड़े गांव यहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए ये जो अभी यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर रवि बंग इन्होंने जो यहाँ पे हॉस्पिटल खुला किया और लोगों को अमरावती जाना पड़ता, अकोला जाना पड़ता, नागपुर जाना पड़ता, अगर यहीं पे सब सुविधा उपलब्ध करके इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि भरतवाड़ा में और मशीनगर MR निकालने की मशीनगर यहाँ पे हो जाए तो जैसे लोगों को और ज़्यादा सुविधा होगी. ट्रैवलिंग का खर्चा, बाकी खर्चा लोगों का बचेगा. वही सुविधा अगर यहाँ पे मिल गई तो लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत सारी मदद होगी. हमारा आघाड़ी सरकार है, आदरणीय राजेश जी टोपे साहब हमारे आरोग्य मंत्री हैं. आने वाले दिन में हम जरूर भरतवाड़ा के सब जनता की तरफ से और हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से वो मांग करेंगे और यहाँ पे वो सुविधा कैसे हो जाए इसलिए पूरा ख्याल रखेंगे. दसरे की फिर से सबसे शुभेच्छा. और सारे सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है. हमको अमरावती नागपुर जाना पड़ता था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो रही है. मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं. आने वाले समय में आमदार साहब क्या योजनाएं हैं मेलघाट के विकास के लिए जो आपकी? अभी पिछले बारी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से दादा के साथ हमारी बैठक हुई थी. धारनी में जो सुविधा है धारनी और शिवनी और अपने अचलपुर उपजिला रुग्णालय में वो
जैसे कि कैट की मशीन आ जाएंगे, वेंटिलेटर आ जाएंगे, फिर डायलिसिस की मशीन आ जाएंगी। 100 बेड के वार्ड में पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सिर्फ कोरोना का वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी वो ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठाकरे मैडम, महिला प्रभारी राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र। अतिथि डॉक्टर नितिन जी मानकर, अध्यक्ष IMA। माननीय डॉक्टर किशोर जी काबरा, माजी अध्यक्ष IMA। माननीय श्री बाबूजी अग्रवाल जी, माननीय डॉक्टर बर्डिया सर, इनका मैं आभारी हूँ। आप सभी लोग यहाँ टाइम निकाल कर आए और आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी आप कामना भी करता हूँ। आज केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से हमने यहाँ अत्याधुनिक सेवाएं जैसे कि सोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे यह उपलब्ध की है। हमारे यहाँ सिटी में CT एंजियोग्राफी, FNAC, बायोप्सी मतलब शरीर में से CT द्वारा टुकड़ा निकालना, उसका तपास के लिए भेजना। सोनोग्राफी में 3D, 4D, कलर डॉपलर। फिटल मेडिसिन में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, जिसके अंदर हम लोग गर्भावस्था में बच्चे की डिटेल में सोनोग्राफी की जाती है। यह सब सुविधाएं आज तक यहाँ उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिए हमें हमेशा अमरावती या नागपुर जाना होता था। आज ये हमारे परतवाड़ा में उपलब्ध है। हम आपको यही कहेंगे कि हम अपनी उच्चतरीय सेवा आपके लिए उपलब्ध करेंगे। भगवान ने भी कहा है कि उंगलियां दी है अपने हथेली के आगे। भगवान ये कहता है कि इस उंगलियों से मेहनत करिए और अपनी तकदीर की लकीरें खुद लिखिए। तो ऐसे ही मेहनत से हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। मैं और धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अपने मिस्टर मुकुंद जी अग्रवाल सर का, जिन्होंने हमें यहाँ पूरा कोऑपरेशन दिया। कोई भी हमें डिफिकल्टी रही, 15 मिनट में, 10 मिनट में सबका सोल्यूशन दे दिया। मैं अपने मामा जी आदरणीय दिनेश जी हेड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस सेंटर को खड़ा करने में उनका मेन रोल है। हमारे हर प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देना दिनेश जी हेड़ा ने किया है। साथ ही में मेरे परिवार के और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, जो इस चुनौती के समय में कोविड से ना डरते हुए यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। डायग्नोसिस करने के लिए अमरावती जाना पड़ता था, परंतु यही सुविधा आज परतवाड़ा में उपलब्ध कराने से आज मेलघाट सहित आसपास के लोगों को सुविधा होंगी। एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन के साथ डायग्नोसिस के अलावा यहाँ पर एंजियोग्राफी करने की सुविधा भी उन्होंने उपलब्ध कराई है। डॉक्टर रवि बंग ने सिटी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि मरीजों को हम वाजिब दाम में यह सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार डॉक्टर स्नेहल बंग ने कहा कि हम गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। गर्भवती महिलाओं की जांच, किस माह में उन्हें प्रसूति होंगी और कैसा उनका स्वास्थ्य है, इस बारे के अंदर भी वे संपूर्ण जानकारी जांच के द्वारा यहाँ पर की जाएंगी। परतवाड़ा में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, वह सेवाएं अब तक उपलब्ध नहीं थी। किसी भी स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए अमरावती और नागपुर की ओर जाना पड़ता, परंतु आज परतवाड़ा के सुविख्यात उद्योजक बंग परिवार द्वारा डॉक्टर रवि बंग यह शहर में एक्सरे और CT स्कैन की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से मरीजों को और यहाँ के जो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उनको ये सेवाएं प्रदान होंगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग, ये मेरी वाइफ डॉक्टर स्नेहल बंग। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, ये फिजिशियन है, MD मेडिसिन है, साथ ही में क्रिटिकल केयर का भी फेलोशिप किया है और डायबिटोलॉजिस्ट भी है। आज हम दोनों यहाँ पे हैं आप लोगों को सेवा देने के लिए। हमारे यहाँ अभी सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन तीनों भी चीज़ें हैं, और यही नहीं, तीनों भी मशीन अत्याधुनिक है, जिसमें हम लोगों को नागपुर को या अमरावती को मरीजों को भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोनोग्राफी द्वारा बायोप्सी करना, FNAC करना, जिसके द्वारा मतलब देख के हम लोग अंदर से टुकड़ा निकालना, ये सब चीज़ें होती है। CT द्वारा भी यही सब चीज़ें होती है। एंजियोग्राफीज है, जिसके लिए हमें आज तक अमरावती जाना होता था। FNAC बायोप्सी के लिए हमें नागपुर जाना होता था। ये सब चीज़ें आज यहाँ उपलब्ध है। साथ ही में मैंने फिटल मेडिसिन में भी किया है, जिसके द्वारा हम गर्भावस्था में बच्चे की डिटेल में सोनोग्राफी कर सकते हैं। आज तक यहाँ ये सेवा उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए हम लोगों को अमरावती जाना पड़ता था या नागपुर जाना पड़ता था। आज ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि पेशेंट को एकदम टॉप लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने परतवाड़ा जैसे प्लेस पे इजीली अवेलेबल हो, और ना ही कहीं वेटिंग रहना पड़े और ना ही कहीं इमरजेंसी के लिए हमें और कहीं भागना पड़े।
वैसे ही हमारे यहाँ पे 2D एको भी होता है जो कि मैडम करते हैं, तो एक फीमेल पेशेंट्स को भी एक कंफर्ट लेवल पे आ जाता है और साथ ही में उच्च स्तरीय लेवल पे 2D एको भी होता है। हमारी मशीन भी जो है वो प्रीमियम सेगमेंट्स की मशीन है सर। स्नेहल सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा इस प्रकार की सेवाएं आप बड़े शहरों में भी जाके शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कई बार कि लोग डॉक्टर बनते हैं, कोई विदेश में सेवा देता है जाके, कोई बड़े शहरों में देना चाहता है जहाँ पर ज़्यादा पैसों की कमाई होती है उनको, परंतु आपने परतवाड़ा में ये सेवा देने का उद्देश्य क्यों है? मैंने अभी तक मैं नागपुर में था, 5 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे काम करते हुए ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। हम लोग यहाँ पे जो है एक स्पाइनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट पेशेंट का टच जो है, पेशेंट की जो भावनाएं हैं, पेशेंट को यहाँ पे जो सहना पड़ता है वो नहीं हो रहा है। मैंने पापा से बात किया था, मैं प्रॉपर अकोला से पापा से बात किया, पापा को बोला मतलब यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा है, पेशेंट के साथ में हम लोग इंटरेक्शन नहीं है इतना। पापा बोले आ जाओ अकोला, हम लोग यहाँ करते हैं। अकोला गए, अकोला में भी सेम स्थिति थी। फिर दिनेश जी हेड़ा मेरे मामा है, वो बोले एक बार इधर आ, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। सादे सोनोग्राफी करवाने के लिए हमको हफ्ता भर रुकना पड़ रहा है, सिटी स्कैन के लिए हमको अमरावती जाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे आके फिर सबसे मिला, देखा यही स्थिति है, तब सोचा नहीं यहाँ पे कुछ तो अपने को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत लैकिंग है, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, पेशेंट का भला होगा और सही में पेशेंट का भला होगा। पेशेंट को यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नागपुर जाना ये आज की स्थिति में पॉसिबल नहीं है और इसमें पेशेंट का बहुत लॉस होता है। तो ये सब परेशानी दूर करने के लिए हमने सोचा और मेरे वाइफ ने भी उसमें बोला कि नहीं, हम लोग यही आएंगे, यही करेंगे, हम लोग यही कुछ अच्छा करेंगे। तो शी वॉज ऑल्सो देयर इन दिस। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है, इस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं शहर में किस प्रकार से डॉक्टर लोग सेवा दे रहे हैं, आज जो है वो सेवाएं उपलब्ध होना मुश्किल हो रहा है। इन परिस्थितियों के अंदर आज जो ये सेंटर खुलने जा रहा है, किस प्रकार से ये मरीजों के लिए मुहैया होना शुरू है? मरीजों के लिए यही रहेगा कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, ज़्यादा यहाँ भागदौड़ ना करना पड़े, इमरजेंसी में यहाँ सेवा ले सकते हैं। जो गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं वो यहाँ अपना बच्चों का पूरा डेवलपमेंट है, पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ठीक से यहाँ जांच करवा सकते हैं। सीटी स्कैन में अगर जैसे कि कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या कोई किसी को अगर ब्लॉकेज है हार्ट में, तो वो भी यहाँ सीटी स्कैन के द्वारा हमें पता चल जाता है। तो आपको ये चीज़ों के लिए अमरावती नहीं भागना पड़े, बड़े शहरों में नहीं भागना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ परतवाड़ा में सेंटर डाला। और हम चाहते हैं कि ये परतवाड़ा पूरा मेडिकल सेंटर एक बन जाए, एक बड़ा मेडिकल सेंटर बन जाए, ताकि जो अमरावती और नागपुर से भी यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और पूरा ट्रांसफॉर्म करें हम परतवाड़ा एज ए मेडिकल सेंटर। परतवाड़ा में यह स्वास्थ्य सेवाएं जो है डॉक्टर रवि बंग और उनकी पत्नी यहाँ पर दोनों दंपत्ति प्रदान करने वाले हैं और ये सेवाएं परतवाड़ा में अमरावती की तर्ज पर उपलब्ध हो रही है। आज मरीजों को और यहाँ के चिकित्सकों को परतवाड़ा के बस स्टैंड के सामने ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री बच्चों को इनके माध्यम से हो रहा है। केयर डायग्नोसिस सेंटर के शुभारंभ पर श्याम सुंदर बंग, सौ संध्या बंग, डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग, डॉक्टर स्नेहल बंग, श्याम मालू, दिनेश जी हेड़ा, डॉक्टर राहुल जाजू, इन्होंने सभी का आभार माना। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंदर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे ताजा नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ।